everyone, welcome to the channel of Education World. Welcome to your class of Business Studies. This is Kajal Mahajan here. देखो बेटा, आज हम लोगों ने जो टॉपिक करना है दैट इज बिजनेस सर्विसेज. कौन सा टॉपिक है आज हमारा? बिजनेस सर्विसेज. ये आपका एक नया चैप्टर है. लास्ट जो हम लोगों ने कवर अप करा था दैट वाज पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस. सो बिजनेस सर्विसेज की बात करते हैं. आपके पास बैंकिंग का भी टॉपिक रहेगा इसमें, आपके पास इंश्योरेंस का भी टॉपिक रहेगा. आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे दैट विल बी बैंकिंग. सो सबसे पहली बात आती है कि जो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है ना, जो हम लोगों ने उसमें स्टडी करा था पहले चैप्टर में जब हमने कॉमर्स और ट्रेड की बात करी थी. तो ट्रेड को सपोर्टिव एक्टिविटीज ऑफ ट्रेड, सपोर्टिंग एक्टिविटीज ऑफ ट्रेड इज नॉन एज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. ठीक है. सो दीज सर्विसेज आर असेंशियल, बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं ये ट्रेड और इंडस्ट्री के लिए. इन सर्विसेज की एग्जांपल अगर देखी जाए, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस, एडवर्टीजमेंट, कम्युनिकेशन, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं जिनके बिना बिजनेस जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता. देखो, बैंकिंग के बिना अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है, बिजनेस का बैंक अकाउंट. इंश्योरेंस उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी की करवाते हैं, जो सामान भेजते हैं उसके कैरियज की इंश्योरेंस करवाते हैं. ट्रांसपोर्टेशन होना बहुत ज़रूरी है. वेयर हाउसिंग, जिसमें हम कहते हैं फैक्ट्री आउटलेट होना बहुत ज़रूरी है. एडवर्टीजमेंट करना बहुत ज़रूरी है. कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है. सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑक्सिलरी टू ट्रेड बनती हैं. फिर आता है नेचर ऑफ बिजनेस सर्विसेज. अगर बिजनेस सर्विसेज के नेचर को स्टडी किया जाए, पहली चीज़ आती है इंटेंजिबिलिटी. इसका मतलब कैन नॉट बी सीन. आप देख नहीं सकते, आप टच नहीं कर सकते, आप स्मेल नहीं कर सकते बट फील कर सकते हो. अब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही, इस चीज़ को आप सिर्फ फील कर सकते हो, है ना. सो जैसे डॉक्टर का ट्रीटमेंट है, उसको आप लोग फील कर सकते हो कि ये ट्रीटमेंट बिल्कुल सही है, मैं इससे ठीक हो गया हूँ. दैट इज इंटेंजिबल. इनकंसिस्टेंसी, बहुत सारे कस्टमर्स की अलग अलग डिमांड्स, अलग अलग एक्सपेक्टेशंस रहती हैं. सो कंसिस्टेंट नहीं रहता कि सेम चीज़ नहीं कॉन्टिन्यूड रहती, अलग अलग चीज़ें जो हैं वो बीच में पार्ट बनती है. इनसेपरेबिलिटी, देखो प्रोडक्शन और कंजम्पशन को आप सेपरेबल नहीं कर सकते. जैसे अगर आप ये चाहते हो विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम एटीएम, तो आप प्रोडक्शन और कंजम्पशन को ना साइमल्टेनियसली परफॉर्म करोगे. जैसे एटीएम में रिप्लेस द क्लर्क बट प्रेजेंस ऑफ कस्टमर इज मस्ट, है ना. जैसे आपने पैसा एटीएम से निकलवाना, आप ये नहीं कह सकते कि प्रोड्यूसर तो एटीएम हो गया ना, कंज्यूमर आप हो गए, पर आपको उसके पास तक जाना पड़ेगा. सो सर्विसेज का सबसे बड़ा फीचर ये रहता है कि सेपरेट नहीं हो सकती वो अपने प्रोड्यूसर से. फिर आता है इन्वेंट्री लॉस. सर्विसेज को कभी भी आप स्टोर नहीं करके रख सकते. देखो, अगर एक पेंटर है, अगर उस पेंटर की डेथ हो जाती है तो आप ये थोड़ी कहोगे कि पेंटर ने मर जाना, हम उसकी सर्विसेज स्टोर करके रख सकते हैं. बिल्कुल भी नहीं. उसकी डेथ के बाद आपको उसकी सर्विसेज नहीं मिल पाएंगी. जैसे अंडर यूटिलाइज कैपेसिटी ऑफ द होटल्स एंड एयरलाइंस ड्यूरिंग दिस लैक डिमांड कैन नॉट बी स्टोर्ड इन फ्यूचर, क्योंकि जो टाइम बीत गया वो बीत गया. ठीक है ना. इन्वॉल्वमेंट, पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर, ये तो मस्ट है बेटा. बिना कंज्यूमर अगर पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो काम ही नहीं बन पाएगा. नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ सर्विसेज. सोशल सर्विस, पर्सनल सर्विस और बिजनेस सर्विस. प्रोवाइडेड वॉलंटरली टू अचीव द सर्टेन गोल्स. कुछ गोल्स को अचीव करने के लिए जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि हेल्थ केयर का हो गया, एजुकेशन का हो गया. पर्सनल सर्विसेज में अलग से आप कस्टमर्स की जो है वो सर्विसेज को एक्सपीरियंस करते हो. पर्सनल सर्विसेज में ये रहता है कि कस्टमर जो है वो टूरिज्म की सर्विसेज ले रहा है, रेस्टोरेंट्स की सर्विसेज ले रहा है, ब्यूटी पार्लर से जाके सैलून से सर्विसेज ले रहा है, वो पर्सनल सर्विसेज का पार्ट बनती है. बिजनेस सर्विसेज की अगर हम लोग बात करें तो बिजनेस एंटरप्राइजेस अपनी सर्विसेज जो हैं वो स्मूथली एक्टिविटीज कंडक्ट करवाता है, जिसमें बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह आता है. सो दैट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस सर्विसेज. फिर बात आती है बैंक की. बैंक वो इंस्टीट्यूशन है जो मनी और क्रेडिट में डील करता है. किस में डील करता है? मनी और क्रेडिट में जो डील करता है उसको हम लोग बैंक कहते हैं. ये पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है, क्रेडिट उनको सप्लाई करता है और एक्सचेंज फैसिलिटेट करता है. अब ध्यान से सुनना, हम सेविंग कराते हैं, पैसा जमा करवाते हैं, वो पैसा बैंक के पास पड़ा रहता है. जब हमें चाहिए हम विड्रॉ भी कर लेते हैं. बैंक उससे क्रेडिट क्रिएट करता है और आगे लोन लेंड करता है, मतलब पैसा लोगों को देता है. सो बहुत सारे फंक्शंस ये परफॉर्म करता है, जैसे क्रेडिट क्रिएशन, जर्नल सर्विसेज, एजेंसी फंक्शंस. तो बैंक वो ऑर्गेनाइजेशन है जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है
मनी जो है वो लेंड करती है और इस तरह के एजेंसी फंक्शन ये परफॉर्म करती है। फिर उसके बाद में बात आती है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट की। डिपॉजिट एक्सेप्ट करना जो है वो कमर्शियल बैंक्स का मेन फंक्शन है। बैंक्स अलग अलग तरह के बैंक अकाउंट्स ऑफर करता है रिक्वायरमेंट्स को सूट करने के लिए अलग अलग कस्टमर्स की। सो अलग अलग बैंक अकाउंट एरियाज जो हैं वो कौन से हैं? पहला है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। मनी डिपॉजिट कराई जाती है फिक्स टाइम पीरियड के लिए, उसको हम लोग कहते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। ध्यान से सुनना, 1 लाख रुपीज आपने कलेक्ट करा, आपने इस पैसे को डिपॉजिट करा दिया फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में। ये पैसा अब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जमा ही रहेगा, बाहर नहीं आ सकता। अगर आप इसके ऊपर यूजुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा पड़ता बेटा। अगर आप चाहोगे कि मुझे अपनी एफडी तुड़वानी है, मुझे 1 लाख रुपया अभी चाहिए, 1 साल से पहले ही चाहिए, जबकि मैंने 1 साल के लिए इसको जमा करवाया हुआ है, तो आपको ना कम पैसा मिलता है, कम ब्याज मिलता है। आप एफडी टाइम से पहले तुड़वाते हो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस लगता है। ठीक है, जितना टाइम पीरियड ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। फिर एक होता है करंट अकाउंट डिपॉजिट। ये बिजनेस हाउसेस का होता है जिनकी डेली की मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स रहनी होती हैं। ठीक है, उसके लिए करंट अकाउंट ओपन किया जाता है। जितना मर्जी पैसा जमा कराओ, जितनी बार मर्जी कराओ, जितनी बार मर्जी निकलवाओ। सो यूजुअली चेक इसमें फॉलो किया जाता है और इंटरेस्ट इन अकाउंट्स पे नहीं मिलता, और बैंक जो इतनी हेक्टिक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है ना, उसके चार्जेस लेता। तीसरी चीज आती है सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, जो यूजुअली हर पर्सन का, हर बच्चे का, हर बच्चों के पेरेंट्स का ओपन होता है। थोड़े थोड़े पैसे हम इसमें जमा करवा सकते हैं। विड्रॉल की एक लिमिट होती है, डिपॉजिट भी हम लोग जो है वो महीने में इतने करवा लिए, इस तरह से रहता है। सो उसके ऊपर मिलता है इंटरेस्ट, बट इंटरेस्ट जो है ना वो फिक्स्ड अकाउंट से कम होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट से कम इंटरेस्ट मिलता है इस पर। नेक्स्ट इज रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। अगर हम रेकरिंग डिपॉजिट की बात करें, रिपीटेडली जो हम डिपॉजिट करवाते हैं, देखो बेटा, अगर आप ये कहोगे ना 12 मंथ्स के लिए मैंने एक एफडी करवाई है, 1,20,000 रुपया जमा करा दिया, ये 12 महीने के लिए अब जमा ही है, एक ही बार लमसम में करवाना है। आरडी में पता क्या रहता है? रेकरिंग डिपॉजिट में आप हर महीने 10-10 हज़ार जमा कराते हो एवरी मंथ। आप इसको क्वार्टरली कर लो, आप इसको हाफ ईयरली कर लो, हाफ ईयरली कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो हम लोग एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए टाइम टू टाइम पैसे जमा कराते रहते हैं, उसको हम रेकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं। तीसरी चीज आती है मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। ये भी एक तरह का सेविंग बैंक अकाउंट है कि एक पर्टिकुलर लिमिट तक जो है वो पैसा जमा हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बाद में फिक्स्ड डिपॉजिट में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, सो उसको हम लोग कहते हैं मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। इसमें फायदा ये रहता है कि जितना पैसा उसका एफडी में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो उसका इंटरेस्ट ऑनर हो जाएगा। और दूसरा, चेक नहीं डिसऑनर हो पाता। वो इसलिए नहीं डिसऑनर हो पाता क्योंकि अगर पैसे नहीं भी होंगे तो वो एफडी वाले पैसे यूज हो जाएंगे। ये तो था सारा का सारा डिपॉजिट्स का काम। अब बात आती है मनी लेंड करनी है, उधार देना। उसके लिए भी अलग अलग जो हैं वो लोन्स के टाइप्स होते हैं। पहला होता है टर्म लोन, ये होता है लॉन्ग टर्म के लिए, 3 से 5 सालों के लिए जो होता है उसको हम लोग कहते हैं टर्म लोन्स। सो दीज लोन्स आर प्रोवाइडेड बाय बैंक्स टू देयर कस्टमर्स। बैंक्स अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। मशीन खरीदी, ट्रक खरीदा, स्कूटर खरीदा, हाउस घर खरीदा, सो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में जो है वो लोन्स रिटर्न इन्होंने करने होते हैं, रीपेमेंट करनी होती है। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये करंट अकाउंट पे मिलता है, नोट कर लो। ग्रांटेड ऑन करंट अकाउंट, कस्टमर जो अपना करंट अकाउंट मेंटेन करता है बैंक के साथ, वो परमिशन लेता है बैंक की मनी विड्रॉ करने के लिए और फिर उसको अकाउंट में डिपॉजिट करता है। तो एक्स्ट्रा अमाउंट जो विड्रॉ किया जाता है उसको हम ओवरड्राफ्ट कहते हैं। और ये जो फैसिलिटी है सिर्फ क्रेडिबल कस्टमर्स को प्रोवाइड होती है जिनके अकाउंट में पैसा बहुत ज़्यादा आता है एक स्मॉल पीरियड के लिए। सो दिस फैसिलिटी इज यूजुअली गिवन अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ सम एसेट्स। कुछ एसेट्स की सिक्योरिटी के अगेंस्ट ये फैसिलिटी दी जाती है। ठीक है, सो इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द एक्चुअल अमाउंट ओवरड्रॉन बाय कस्टमर। कस्टमर के द्वारा जो एक्चुअली अमाउंट ओवरड्रॉ किया जाता है ना, उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। जैसे आपने 1 लाख की जगह 1.5 लाख रुपया विड्रॉ करा लिया, क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है, उनको पता है कि इनके अकाउंट में 10-10, 12-12 लाख तक पैसा आता रहता है, तो उसने आपको एक्स्ट्रा 50,000 दे दिया, उसके ऊपर वो करेगा इंटरेस्ट चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट चीज आती है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट में क्या रहता है? बैंक लोन एडवांस करता है एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड तक। कैश क्रेडिट का मैं आपको समझाती हूँ। आपने ना 2 लाख के लोन के लिए अप्लाई किया, वो आपका अकाउंट में 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर देगा। अब उस 2 लाख के लोन अमाउंट में से आपने जितना जितना पैसा यूज करा ना, सिर्फ उतने पैसे के ऊपर इंटरेस्ट पड़ेगा, बाकी चीजों के ऊपर नहीं। दैट इज अ पार्ट ऑफ कैश क्रेडिट। वो चीज क्या रहती है? कैश क्रेडिट।
नेक्स्ट रहता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. So under this, a bank gives money to its customers on the security of a bill of exchange before the expiry of bill in case of customers need it. अब discounting the bill of exchange मैं समझाती हूँ. समझ लो मैं सेलर हूँ, आप बायर हो. क्या आपने मुझसे 10,000 का प्रोडक्ट खरीदा, 3 महीने बाद आपने मुझे पेमेंट करनी है. मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज बना दिया, जिसको बिल मैं कहूँगी बिल रिसीवेबल, आप कहोगे बिल पेएबल, क्योंकि आपने मुझे पे करना है, मैंने उसको रिसीव करना है. मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज बना दिया, है ना. सो अब मैं ये चाहती हूँ कि ये जो 3 महीने बाद मुझे पेमेंट आनी है, ये मुझे आज ही मिल जाए. मैंने ये बिल ऑफ एक्सचेंज लिया, मैं चले गई बैंक के पास. मैंने कहा सर मुझे 3 महीने बाद पेमेंट आनी है, आप मुझे आज ही दे दीजिए. तो बैंक कहता है कि 10,000 में से मैं अपने सर्विस चार्जेस काट लेता हूँ, डिस्काउंट भी काट लेता हूँ, क्योंकि मुझे क्या फ़ायदा आपको जल्दी पैसे देने का. तो वो पता क्या करेगा, वो करेगा 3 महीने का डिस्काउंट काट लेगा. तो मुझे कट कटा के 9800 के करीब रुपीज़ जो है 97, 98, 96, 9650 जो भी है बैंक की सर्विसेज के हिसाब से मिल जाएगा. अब मुझे जल्दी में पैसा चाहिए था, तो मुझे पूरा तो नहीं मिलेगा, फिर तो कम मिलेगा. तो बैंक 3 महीने बाद बायर से पैसे ले लेगा. जब बैंक पैसे लेगा तो वो पूरे 10,000 लेगा. तो देखो देते टाइम उसने 9800 दिया, 9800 दिया, लेते टाइम उसने 10,000 ले लिया. तो 200 क्या हो गया, उसके लिए कमाई हो गई. और तब तक उसने 3 महीने जो एडवांस में मुझे पैसे दिए हैं, वो एक तरह का लोन ही पड़ा ना. सो ये चीज़ होती है डिस्काउंटिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज. फिर आते हैं बैंक के सेकेंडरी फंक्शंस. इसमें एक एजेंसी फंक्शन है, एक जनरल यूटिलिटी फंक्शन है. जब हम एजेंसी फंक्शंस की बात करते हैं तो उसमें आता है बिल ऑफ एक्सचेंज को कस्टमर के बिहाफ पे कलेक्ट करना, या प्रोमिसरी नोट्स या चेक्स को कलेक्ट करना. कंपनीज में कस्टमर ने अगर डीलिंग करी हुई है तो उसके डिविडेंड्स या इंटरेस्ट को कलेक्ट करना, शेयर्स को परचेज करना या बेचना, इंटरेस्ट पे करना या इंश्योरेंस प्रीमियम में डील करना, या फंड्स जो हैं वो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में जाने, या एजेंट की तरह काम करना. अब जैसे बैंक गवर्नमेंट के लिए एज एन एजेंट काम करते हैं, अदर बैंक्स के लिए एज एन एजेंट काम करते हैं, कॉर्पोरेट हाउसेज के लिए एजेंट की तरह काम करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए एजेंट की तरह काम करते हैं. तो ये सारे सेकेंडरी फंक्शंस रहते हैं. फिर आता है जनरल यूटिलिटी फंक्शंस. जनरल यूटिलिटी फंक्शंस में ये रहता है लॉकर की फैसिलिटी बेटा आप लोगों को मिल पाती है अगर आप लॉकर फैसिलिटी हायर करते हो. फाइनेंशियल पोजीशन के लिए जो डॉक्यूमेंट बनता है वो रेफरेंसेस मिल पाती हैं. कस्टमर की क्रेडिट पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है. ट्रेडर्स को इंफॉर्मेशन मिल पाती है. क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो है वो सब इसकी हेल्प से आप यूज़ कर सकते हो. शेयर्स और डिबेंचर्स की अंडर राइटिंग की फैसिलिटी आपके पास रहती है. और फॉरेन एक्सचेंज जो है वो भी इसी से प्रोवाइड किया जाता है. नेक्स्ट इज बैंकर्स चेक और पे ऑर्डर. देखो ये बिल्कुल बैंक ड्राफ्ट की तरह. इसका मतलब ये होता है जो टाउन में पेएबल करना है. इट रेफर्स टू द बैंक ड्राफ्ट विच इज पेएबल विद इन द टाउन. बिल्कुल घर के बिल्कुल शहर के अंदर आप जो चेक है वो चेक लगा देते हो कि आपने किसी को पेमेंट करनी है, आपने चेक साइन कर दिया कि मैं इतने की पेमेंट कर देता हूँ. ठीक है. सो वो चेक बन जाता है और जो आउट स्टेशन काम करना होता है उसके लिए बैंक ड्राफ्ट बन जाता है. फिर आती है इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज. आजकल बैंक बहुत ज़्यादा दे रहा है, डेफिनेटली दे रहा है ना. कंप्यूटर और इंटरनेट का यूज़ किया जा रहा है. रिटेल बैंकिंग बहुत ज़्यादा चल पड़ी है. पेटीएम के थ्रू आप पेमेंट करते हो. व्हाट्सएप ने पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है. गूगल पे के थ्रू करते हो, फ़ोन पे के थ्रू करते हो, नेफ्ट करते हो, IMPS करते हो. ये सब इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की फैसिलिटीज़ हमें उसकी पर्टिकुलर ऐप पे मिल जाती है बैंक की. ऑटोमेटिक ATM का काम चलता है. डेबिट कार्ड्स जो हैं वो आपको मिल पाते हैं. फिर चीज़ आती है क्रेडिट कार्ड, है ना. क्रेडिट कार्ड इशू किया जाता है कस्टमर को जो अच्छी रेपुटेशन एंजॉय करता है. टेली बैंकिंग होती है. और सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सोल्यूशन. बेटा CBS की फैसिलिटी आपको मिलती है जिसमें आप एक ही बैंक की अलग अलग ब्रांचेस के साथ डील कर पाते हो. नेफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर. नेफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट बेटा. नेशन वाइड सिस्टम है. इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर कर सकते हो. एक बंदा अपने बैंक अकाउंट से दूसरी बैंक अकाउंट को, दूसरी ब्रांच को, दूसरे कस्टमर को, दूसरे कॉर्पोरेट सेक्टर को भी कर सकता है. सो वीकडेज में होती है. ठीक है. अलग अलग टाइम्स रहते हैं इसके. और अगर आप इन केस रात को 10 बजे 11 बजे भी करते हो तो नेक्स्ट डे वो सेटल डाउन हो जाती है. अब ई बैंकिंग का कस्टमर को क्या फ़ायदा है कि 24 दिन चलती है, 365 दिन चलती है. आप जहां मर्जी बैठ के, अब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, मैं इस टाइम भी ई बैंकिंग की सर्विसेज हायर कर सकती हूँ. कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है कि बैंक नहीं विजिट करना पड़ता. और बैंक्स को फ़ायदा ये होता है ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम हो जाती है, ब्रांचेस के ऊपर लोड कम हो जाता है और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल पाता है. वो इसलिए क्योंकि हम उस बैंक अकाउंट में अकाउंट खुलवाना फ़ायदेमंद समझते हैं जहाँ पे हम लोग कहीं पे भी बैठ के उस बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन कर पाए.
तो ये बेटा आपका सारा बैंकिंग की ट्रांजेक्शन्स का, बैंकिंग की सर्विसेज का लेक्चर था। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।